हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर टेस्ट। आई एम जिशान चीमा। इस वीडियो लेक्चर में पाकिस्तान अफेयर्स CSS 2005 के MCQs को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और इस लेक्चर की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खान advocated the inclusion of Indians in the Legislative Council in his famous book Causes of the Indian Revolt as early as. The right answer is 1860। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस MCQs का क्या मतलब है। उससे पहले सर सैयद अहमद खान पैदा कब हुए थे? 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के अंदर, और 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में इन्होंने वफ़ात पाई। इनकी जो मशहूर तसानीफ़ हैं उनमें पहली रसाला नमीका है, दूसरी ज़िला तरीक़े ज़िला बंजूर है, तीसरी असबाब बगावत हिंद है, चौथी खुतबात अहमदिया और पाँचवीं तफसीरुल कुरान है। और असबाब बगावत हिंद पब्लिश कब हुई थी? 1873 में। तो 1857 में जंग आज़ादी हुई, जब इंडियंस ने बरे सगीर में से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। तो ये जंग अंग्रेज़ जीत गए और इंडियंस ने शिकस्त खाई। तो इस जंग में जब अंग्रेज़ों ने फतह पाई तो उन्होंने इस जंग का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया और मुसलमानों पे जुल्म व ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। तो बाद में फिर सर सैयद अहमद खान साहब ने असबाब बगावत हिंद लिखी और उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहली बात तो ये जो जंग हुई है इसमें खाली मुसलमान शरीक नहीं थे, जो मुसलमानों को सिर्फ ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसमें इंडियंस कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं सारी की सारी शरीक थी। इनमें हिंदू थे, सिख थे और मुसलमान भी थे। तो और इसकी जो वजह थी जंग की वो ये थी कि इंडियंस को, यानी कि मुसलमान, हिंदू, सिख और दीगर कम्युनिटीज़ हैं जो इनको इनकी जो हकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे थे। इस वजह से ये जंग शुरू हुई थी। तो इसी किताब कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट असबाब बगावत हिंद में एक चीज़ मेंशन की गई है। मेंशन ये किया गया कि 1860 से ही सर सैयद अहमद खान ने एक चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया था कि जो इंडियंस हैं इनको लेजिस्लेटिव कौंसल जो है इसमें इंक्लूड किया जाए, इसमें इनको मेंबरशिप दी जाए ताकि ये अपने लिए कानून साजी खुद कर सकें। अब ये जो लेजिस्लेटिव कौंसल है ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, कानून साजी के लिए पार्लियामेंट है, लेकिन ब्रिटिश राज में लेजिस्लेटिव कौंसल होती थी। ब्रिटिश राज की लेजिस्लेटिव कौंसल है जिस तरह, उसी तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये समझें आप। सवाल नंबर 2 है, हु रिपीटेडली रेफर्स टू सर सैयद एज फादर ऑफ मुस्लिम इंडिया एंड फादर ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। तो किस शख्स ने सर सैयद अहमद खान के बारे में बार बार कहा है कि ये मुसलमानों के वालिद हैं, ये बरसगीर के मुसलमानों के बाबा हैं? द राइट आंसर इज़ हाली साहब ने। तो हाली साहब कौन थे? हिंदुस्तान के ये एक नामवर शायर थे, उर्दू के नामवर शायर थे हिंदुस्तान में। 1837 में ये पानीपत में पैदा हुए थे। पानीपत इंडियन स्टेट है हरियाणा, आज के दौर की इंडियन स्टेट हरियाणा है, उसका एक शहर है पानीपत। तो बरसगीर में जब ये पैदा हुए थे तो उस वक़्त हुकूमत थी मुगलिया सल्तनत की। तो जब इन्होंने वफ़ात पाई 1914 में पानीपत के अंदर ही, तो उस वक़्त बरसगीर पर कब्ज़ा था अंग्रेज़ों का, इसलिए हम इसे बरतानवी हिंद इधर लिख रहे हैं। बरसगीर कह लें, बरतानवी हिंद कह लें। इनका उर्फ़ और कलमी नाम हाली है। उस्ताद साहब इनके मिर्ज़ा गालिब थे। 3 इन्होंने सवाना उमरियाँ लिखी हैं, एक हयात सादी है,
सवाल अमरी होती है किसी भी शख्स की ज़िंदगी के हालात वाक़यात, उसके कारनामे, उसकी तहरीरें और उसने जो कुछ किया है उसके बारे में किताब लिखना। हयात सादी ये फ़ारसी के ना मशहूर शायर और नसर नगार हैं शेख सादी। तो इस हयात सादी में इन्होंने शेख सादी के हालात और इनकी तहरीरों के बारे में लिखा है। हयात जवेद इन्होंने मुसलमानों के वालिद जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं उनके हालात और उनके कारनामों के बारे में ये किताब लिखी है। और यादगार गालिब इन्होंने अपने उस्ताद साहब जो मिर्ज़ा गालिब इनके उस्ताद हैं उन पर लिखी है। इस किताब में मिर्ज़ा गालिब साहब के हालात ज़िंदगी और उनकी तहरीरों पर बहस की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ जगत सेठ ऑफ मुर्शिदाबाद गेव बर्थ टू इवेंट्स एट। द राइट आंसर इज प्लासी। मैं आपको बताता हूँ प्लासी किस तरह है। आज की स्टेट जो है वेस्ट बंगाल इंडियन स्टेट है और बांग्लादेश जो कंट्री है, इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर पुराने ज़माने में क्या बनता था, बंगाल। इसका नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और बंगाल की फ़ौज का सिपा सलार था मीर जाफ़र। इसका कैपिटल था मुर्शिदाबाद बंगाल का। तो बैंकारी निज़ाम जो चलाता था, जो वज़ीर ख़जाना था, वो था जगत सेठ। तो बंगाल पर एक अंग्रेज़ जर्नल की नज़र पड़ गई, जनरल क्लाइव की, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जर्नल था। इसने कब्ज़ा करना चाहा बंगाल पे। तो कब्ज़ा करना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि ये सिराजुद्दौला जो नवाब था ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नवाब था। तो इसने क्या किया, इसने मीर जाफ़र के साथ हाथ मिला लिया, इसे नवाबी का लालच दिया, जो कि मीर जाफ़र बंगाल का सिपा सलार था बंगाल की फ़ौज का, और जगत सेठ वज़ीर ख़जाना था। जगत सेठ के साथ भी इसने हाथ मिलाया और जगत सेठ से इसने फंडिंग ली जंग के लिए। ठीक है। तो फिर जब 23 जून 1757 को कलकत्ता एक शहर है, इसके एक मकाम है प्लासी, इधर जनरल क्लाइव अपनी फ़ौज लेके आया सिराजुद्दौला के साथ जंग के लिए। तो सिराजुद्दौला भी अपनी फ़ौज ले आया। तो फ़ौज अभी शुरू होने लगी थी कि मीर जाफ़र जो कि सिपा सलार था फ़ौज का, इसने फ़ौज को ना मना कर दिया जंग करने से। तो सिराजुद्दौला को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार होने के बाद जो मीर जाफ़र का बेटा था मीरान, इसने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। तो इसे ये जो जंग हुई थी, इस जंग को जंग प्लासी का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लाइव इन वन ऑफ हिज गजेट्स मेड इट मैंडेटरी दैट नो मुस्लिम शैल बी गिवन एन एम्प्लॉयमेंट हायर देन दैट ऑफ चपड़ासी और अ जूनियर क्लर्क हैज़ रिकॉर्डेड बाय। द राइट आंसर इज हसन इस्पाहानी। हसन इस्पाहानी का पूरा नाम अब्दुल हसन इस्पाहानी है। ये पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट थे। ये पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रह चुके हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक चीज़ ऐड करवाई कि जब बरसगीर में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो उस वक़्त एक सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ था, गज़ट कहते हैं सरकारी हुक्मनामे को, जिसमें कहा गया था कि जो मुसलमान हैं इनको चपड़ासी और जूनियर क्लर्क से बड़ी पोस्ट की कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो सरकारी हुक्मनामा था, ये जारी किसने किया था, क्लाइव ने किया था, जनरल क्लाइव ने। सवाल नंबर 5 है द रिनाउंड ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एंड अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सरासियंस वाज। वो पूछ रहा है कि ये दो मशहूर किताबें हैं, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम और अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सरासियंस, इसके ऑथर जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, तो ऑथर कौन है। द राइट आंसर इज सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली कौन थे, ये मोरखे इस्लाम थे, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के मतलब कुछ किताबें लिखी थी, और कानूनदान थे।
और कानूनदान की हैसियत से इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो लंदन ब्रांच थी उसके ये पहले प्रेसिडेंट भी थे। और इनकी जो किताब है मशहूर दी स्पिरिट ऑफ इस्लाम, उर्दू में उसे कहते हैं रूह इस्लाम। इस किताब में उन्होंने ना इस्लाम का और दूसरे रिलीजन्स का कंपैरिजन किया और बताया कि किस तरह इस्लाम दूसरे रिलीजन्स से बेहतर है, और बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। और जो यूरोप इल्ज़ाम लगाता है ना कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला था, तलवार के ज़ोर पे फैला था, उसकी भी इन्होंने इस किताब में शदीद तरदीद की है। और बताया कि मुसलमानों ने तलवार से इस्लाम में दीन इस्लाम की हिफाजत ज़रूर की थी, लेकिन जहाँ तक लोगों की शमूलियत की बात है कि जो इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला तो लोग इस्लाम के इक़दार से मुतासिर हुए थे, हकूक़ जो लोगों को मिल रहे थे इस्लाम में, इस वजह से इस्लाम ज़्यादा फैला था, ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। ये सारी बातें बताई हैं द स्पिरिट ऑफ इस्लाम यानी कि रूह इस्लाम में। और दूसरी इनकी किताब है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सरासिन्स, उर्दू इसका तर्जमा है तरीक़े इस्लाम। इसमें उन्होंने जो है खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और बनी अब्बास के हालात बयान किए हैं, और बयान करने का अंदाज़ ऐसा है कि उस दौर के ना मशरती, सियासी और इक़्तिसादी तस्वीर जो है ना वो नज़रों के सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवाब सर सलीमुल्लाह खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बंगाल मुस्लिम लीग इन द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। नवाब सर सलीमुल्लाह खान ऑल बंगाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब थे? तो इनमें से कोई भी आंसर दुरुस्त नहीं है, ये सारे आंसर गलत हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह खान ये वही शख्स हैं जिन्हें हम फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। तो बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि 1905 में ना लॉर्ड कर्जन जो कि वासराय हिंद था, इसकी सिफारिश पे बरतानवी पार्लियामेंट ने ना बंगाल को दो सूबों में तकसीम कर दिया, मशरकी बंगाल में और मगरबी बंगाल में। और रीज़न ये बताई कि बंगाल जैसे वसी सूबे का इंतज़ाम चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब जब बंगाल को तकसीम किया गया तो मशरकी बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत थी, मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत थी। ठीक है, लेकिन जब पहले एक बंगाल था तब अजारादारी किसकी थी बंगाल में? हिंदुओं की। अब दो सूबे बंगाल के बना दिए गए, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। अब मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो अब इधर अजारादारी भी मुसलमानों की होनी थी, हिंदुओं की अजारादारी मशरकी बंगाल में ख़त्म हो गई, मगरबी बंगाल में इनकी अजारादारी थी। लेकिन हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं आई कि हमारी मशरकी बंगाल में अजारादारी ख़त्म हो गई है। इन्होंने क्या किया कि अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी, अदम ताउन की तहरीक शुरू की, अंग्रेज़ी माल का बायकाट किया, तजारती सामान था जो अंग्रेज़ों का आता था इधर। उसके अलावा इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियाँ की, टैक्सों की अदायगियाँ इन्होंने रोक दी, और आखिरकार इन्होंने क्या किया कि वासराय हिंद को ना कत्ल करने की साजिशें भी तैयार होने लगीं। तो बाद में फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुओं के प्रेशर में आके 1911 में बंगाल की जो तकसीम थी इसे मनसूख कर दिया। अब इस बंगाल की तकसीम को मनसूख किया तो बंगाल के मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये बंगाल की तकसीम को की मनसूखी को रोक नहीं पाई, ये अच्छी तरह अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रही बंगाल में। तो फिर बंगाल ने अपनी ना एक सब ब्रांच इस्टेब्लिश की बंगाल में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल में ना अपनी एक सब ब्रांच इस्टेब्लिश की, किस नाम से? द बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के नाम से। कब की? 2 मार्च 1912 में। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? ख्वाजा सलीमुल्लाह साहब को। 2 मार्च 1912 को ये बनी, और 2 मार्च 1912 को ये नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान साहब को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, और इसका मकसद ये था कि ये जो है दी बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग का मकसद ये था बंगाल में मुसलमानों की इसने नुमाइंदगी करनी थी, ताकि बंगालियों को, बंगाली मुसलमानों को इनके हकूक़ मिल सके। दोबारा ऐसा वाक़या ना हो कि जिसमें बंगाल की जिस तरह
तकसीम की को मनसूख कर दिया गया, ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। तो जब मैं इस एमसीक्यूज़ की रिसर्च कर रहा था तो विकिपीडिया पर मैंने और भी चीज़ें देखी, तो साथ में एक ये लाइन मैंने देखी कि 1907 में ऑल बंगाल मुस्लिम लीग के, जो कि कलकत्ता में भी नई नई बनी थी, उसके प्रेसिडेंट भी नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बने। तो इनिशियली तो मैं समझा कि शायद ऑल बंगाल मुस्लिम लीग और द बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग सेम है, लेकिन फिर जब मुझे कोई इसका एविडेंस नहीं किसी भी साइट पे मिला, काफ़ी मैंने रिसर्च की, मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं इसलिए मैंने इधर विकिपीडिया सोर्स लिख दिया कि ये जो 1907 है, ये एक ही लाइन सिर्फ ऐड है विकिपीडिया के पेज में। नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह का जो पेज है वहाँ पर सिर्फ ये एक लाइन ऐड है कि 1907 में आल बंगाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, तो बाकी मैंने जब रिसर्च की तो कुछ और साइट्स थी जहाँ पे एमसीक्यूज़ सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि 1907 में ऑल बंगाल मुस्लिम लीग के ये सदर बने। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना है कि दी बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जो है ये सब ब्रांच है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ठीक है, ये वाली बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग सब ब्रांच है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बने कब थे? 1912 में। और जो आल बंगाल मुस्लिम लीग है ये 1907 में बनाई गई थी कलकत्ता में, और 1907 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर। ठीक है, इसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 5th सेशन है, सालाना जो अजलास होता है, वो हुआ था 3 से 4 मार्च 1912 में। तो उसकी सदारत किसने की थी? सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर साहब ने की थी। कलकत्ता में ये अजलास हुआ था और इसमें जना का बिल था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने एक बिल पेश किया था वक्फ के नाम से। तो इसे हुकूमत पे प्रेशर डाल के या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके ला में तब्दील करवाना था। इस हवाले से ये सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल केम आउट ऑन 13 जुलाई। द राइट आंसर इज़ 1912। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो हफ्ता रोज़ा अखबार था अल हिलाल, इंग्लिश में द क्रिसेंट है, वो 13 जुलाई 1912 को फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया। इसका आगाज़ हुआ था 13 जुलाई 1912 को। तो इसके ज़रिए ये हिंदुस्तान में जो बरतानवी राज था उस पर तनकीद करते थे, और बरतानवी हुकूमत ने क्या किया, 1914 में प्रेस एक्ट के तहत इसे बंद करवा दिया। और ये मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन आज़ाद जो हैं, ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट थे, यानी कि इन्हें ये आज़ादी के लिए काम करते थे, अंग्रेज़ों से छुटकारे के लिए काम करते थे। तो इन्हें कई दफ़ा ना जेल का सामना करना पड़ा। 1942 से 1945 के दरमियान इन्हें किला अहमद नगर में बंद कर दिया गया। इससे पहले भी ये कई दफ़ा कैद हो चुके थे, लेकिन जो इस दफ़ा की कैद थी ना, इसमें यह था ना तो ये किसी से मुलाकात कर सकते थे, ना ही किसी के साथ खतो किताबत कर सकते थे। तो फिर इन्होंने अपना उधर जेल में दिल का गुबार निकालना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना खुद ही उधर ना बैठे बैठे खत लिखने शुरू कर दिए। खत में मुखातब किसे करते थे और ऊपर समझने के एड्रेस किसका लिखते थे? लिखते थे सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी साहब थे, जो उनके साथ ये मुखातिब होते थे। मतलब कि एज्यूम कर लेते थे माइंड में कि मैं उनके साथ मुखातिब हूँ। तो खत लिखते रहते थे और ख़तों को खुद ही जमा करते रहते थे। ये बाहर नहीं भेजते थे खत, ना ही बाहर जाने की इजाज़त थी, भेजने की इजाज़त थी, खत खुद ही जमा करते जाते थे। तो जब ये इनकी जो रिहाई हुई कैद से, तो उसके बाद इनके पास काफ़ी खत हो चुके थे। तो बाद में इन्होंने अपने खतूत के इस मजमूए को ना गुबारे खातिर का नाम दिया। ये बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है गुबारे खातिर के बारे में क्वेश्चन, तो इसे आपने सीरियसली कंसिडर करना है और याद करना है। सवाल नंबर 8 है, At the annual session of Anjuman Hamaat-e-Islam in 1911, Iqbal's poem was recited, poetically called. The right answer is शिकवा। अंजुमन हमायत इस्लाम का जो 1911 में सालाना इजलास हुआ था, वहाँ पे इल्लामा इकबाल ने अपनी नज़म पढ़ी थी शिकवा। तो अंजुमन हमायत इस्लाम पाकिस्तान के फलाही अदारे में से एक अदारा है। जिस तरह हमारे पास ईदी फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है, अखुवत ट्रस्ट है, इसी तरह अंजुमन हमायत इस्लाम भी है। तो इसके जो बानी है ये काजी खलीफा हमीदुद्दीन है।
तो 24 सितंबर 1884 में अंदरून लाहौर में मोची दरवाज़ा है, उसके पास है एक बक्कन खान मस्जिद। नमाज असर के बाद वहाँ पे एक मुख्तसर सा इज्तिमा हुआ और जो है अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी गई। 1885 में एक मोची गेट के पास ही एक किराए पे कमरा लिया गया और यतीम खाने की बुनियाद रखी गई। उसके बाद 1886 में दारुल शफकत के नाम से लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग यतीम खाने खोले गए। ये अंजुमन हमायत इस्लाम की एक मुख्तसर सी तारीख है। उसके बाद जो हम आते हैं बांगे दरा पे। बांगे दरा इल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमू है। इल्लामा इकबाल अपने नज़में लिखते गए, उनको पब्लिश करते गए, तो बाद में जब ज़्यादा नज़में हुई तो उन्होंने उन सारी नज़मों को मजमूए की शक्ल दे दी, इकट्ठी मतलब एक किताब में उनको कर दिया। तो ये 1924 में शाया हुआ। और जो शिकवा और जवाब शिकवा, ये दोनों की दोनों जो नज़में हैं ये बांगे दरा के मजमूए में शामिल हैं। ये सवाल आ जाता होता है अक्सर पीपीएससी में, एफपीएससी में या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये जो शिकवा है इन्होंने अंजुमन हमायत इस्लाम के जो 1911 में सालाना इजलास हुआ था अंजुमन हमायत इस्लाम का, वहाँ पे इन्होंने ये पढ़ी थी। और जो जवाब शिकवा है ये भी अंजुमन हमायत इस्लाम का सालाना इजलास जो 1913 में हुआ था, ये तब इन्होंने इकबाल साहब ने पढ़ी थी। तो शिकवा में इन्होंने असल में ना बात की है कि मुसलमानों के जवाल के बारे में बात की है कि पुराने ज़माने में किस तरह के मतलब बहादुर मुसलमान थे, ताकतवर मुसलमान थे, बड़े बड़े जाबर सलातीन इनकी नारे तकबीर और शमशीर से लर्ज उठते थे। तो आज ये मुसलमान ज़िल्लत का शिकार हैं। मुसलमानों की जो बेअमलियाँ मज़हब से और बेजारी बढ़ चुकी है, इस हवाले से है। तो पीपीएससी में ये जो नज़म शिकवा है इसके दो अशार के बारे में पूछा गया था कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं। तो इनको भी आपने याद रखना है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो एयाज, ना कोई बंदा रहा ना ही कोई बंदा नवाज। दूसरा शेर है दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलेमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये दोनों भी आ चुके हैं पीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 9 है सर सुल्तान मोहम्मद शादी आगा खान हेडेड द हिस्टोरिक शिमला डेपुटेशन which successfully presented Muslim demands on the 1st October 1906 before। सर सुल्तान मोहम्मद शाह ने शिमला वफद को हेड किया था। तो इन्होंने मुसलमानों की डिमांड्स 1 अक्टूबर 1906 को किसको बताई थी, किसके सामने रखी थी? द राइट आंसर इज लॉर्ड मिंटो। कहानी शुरू होती है तकसीम बंगाल से। तकसीम बंगाल 1905 में तो हिंदुओं ने उसकी शदीद मुखालफत की, अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी। तो मुसलमानों ने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ना ठोस लाहे अमल तैयार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1906 में अंग्रेज़ ने एक ना इशारा दिया, अंदिया दिया कि हम जो कानून वजाल से हिंद जो करंट अभी कानून चल रहा है इसमें हम कुछ इस्लाहात लाएंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया, इन्होंने 25 रुकनी अपना वफद एक तैयार किया जिसे हेड कर रहे थे मोहम्मद आगा खान। ठीक है, इनका असल नाम है जो वो सुल्तान मोहम्मद शाह इनका असल नाम है। ये हेड कर रहे थे वफद 35 रुकनी वफद को। ये 1 अक्टूबर 1906 को ना लॉर्ड मिंटो से शिमला में इन्होंने मुलाकात की 35 रुकनी वफद ने। तो इन्होंने ना अपने मुतालबात लॉर्ड मिंटो को बताए कि जो अब इस्लाहात करनी है ना कानून में, अब जो नया कानून आएगा इस्लाहात जिसमें हुई होंगी, तो उसमें हमें ना कुछ चीज़ों की श्योरिटी चाहिए। यानी कि कानून के अंदर ये लिख दो कि भाई ये मुसलमानों का हक है। एक तो जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया गया, दूसरी सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी के बारे में बात की गई, यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमानों की नुमाइंदगी के बारे में बात की गई, मुसलमानों के लिए अलहदा यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए बात की गई। तो लॉर्ड मिंटो ने फिर पॉजिटिव रिप्लाई किया, तो कहा चलें ठीक है करेंगे, इंशाल्लाह इस्लाहात में आपकी डिमांड्स फुलफिल हम करेंगे। तो कानून की बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। कानून का बैकग्राउंड, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई थी वो किस तरह ख़त्म हुई थी। बरतानवी हुकूमत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, कानून हुकूमत हिंद 1858। इसके तहत इन्होंने जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी बरसगीर में उसे ख़त्म कर दिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके तो जो बरसगीर था इसे अपना एक हिस्सा बना लिया, सरकारी तौर पे इसे अपना हिस्सा बना लिया। किस कानून के तहत? कानून हुकूमत हिंद 1858। उसके बाद इन्होंने कुछ इस्लाहात इस कानून में किए, कानून हुकूमत हिंद 1858 में। ठीक है, तो फिर आया हमारे पास कानून मजाल से हिंद 1861। ये क्यों आया था? ताकि ये ना इंतज़ामात चला सके बरसगीर के।
1861 के बाद इन्होंने मज़ीद इस्लाहात कानून में की, तो कानून इस्लाहात इन्होंने 1892 में की। तो फिर कानून मजाल से हिंद 1861 को कानून मजाल से हिंद 1892 का नाम दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि 1892 में इस्लाहात की गई। उसके बाद कानून मजाल से हिंद 1898 में जब इस्लाहात की गई, कब इस्लाहात की गई थी, तो 1909 में इस्लाहात की गई थी। तो कानून मजाल से हिंद 1892 है, इसका नाम रख दिया गया कानून मजाल से हिंद 1909, ठीक है। तो ये इस्लाहात करने वाले कानून मजाल से हिंद जो 1909 है, इसकी इस्लाहात करने वाले कौन थे? ये थे लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले, ये दो बंदे थे, ठीक है। इस वजह से कानून मजाल से हिंद 1909 को हम मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 से भी याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायदे आज़म said in an interview, on any hope of India and Pakistan coming to a peaceful settlement, provided the Indian government shed the superiority complex and deal with Pakistan on an equal footing, given to special correspondent from। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्विट्ज़रलैंड का जो स्पेशल कोरस्पोंडेंट था, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर था, उसे कायदे आज़म ने एक दफ़ा इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशंस जो हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएं और पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स जो हैं ये पीसफुल तरीके से सेटल्ड हो जाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट को अपना रवैया चेंज करना होगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, यानी कि खुद को पाकिस्तान से बरतर समझती है, इससे ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान के साथ इक्वल फुटिंग पर डील करनी होगी, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह कि कायदे आज़म पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस की जो ईद भी होती है। और कायदे आज़म की डेथ कब हुई थी, कब भी इन्होंने दुनिया से पर्दा पोशी की थी? तो सितंबर 11 1948। तो सितंबर 11 आप याद रखना मुश्किल नहीं है, 9/11 से याद रख सकते हैं। 9/11 2001 में 9/11 के हमले किए हुए थे अमेरिका में, यहाँ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 25 दिसंबर क्रिसमस जो आती है, इनकी क्रिश्चियंस की ईद आती है, तो वो कायदे आज़म की बर्थ एनिवर्सरी है। और जो जब इनकी डेथ हुई है 11 सितंबर को, और 9/11 के साथ इसे रिलेट करके ना ये दो डेट्स आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर दी अलाइंड ईयर्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी? पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के अलाइंड ईयर्स बताने हैं। द राइट आंसर इज 1954 टू 1962। तो अलाइंड ईयर्स का क्या मतलब है? अलाइंड ईयर्स का मतलब है अलाइनमेंट विद द वेस्ट। अब इधर वेस्ट का क्या मतलब है? वेस्ट का मतलब है यूएसए और यूरोप। तो ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अलाइंड ईयर्स हैं 1953 या 1954 से लेके 1962 तक के हैं, ठीक है। 1954 और 1953, समटाइम्स आपको 1954 कहीं नज़र आएगा, कहीं आपको 1953, दोनों ही ठीक है। तो पाकिस्तान ने वेस्ट के ब्लॉक में पाकिस्तान शामिल हो गया था। वजह क्या थी? पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान को फिर जब वेस्ट के साथ अलाइन हुआ तो सीटों का पार्ट भी बनना पड़ा, बगदाद पैक्ट का भी पार्ट बनना पड़ा। बगदाद पैक्ट को हम सीटो भी कहते हैं और मीटो भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को फिर काफ़ी इकोनॉमिक असिस्टेंस भी यूएसए ने फ्राहम की, लेकिन जो कॉस्ट हमें पे करना पड़ी ना वेस्ट के साथ अलाइनमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा हमें पे करना पड़ी। फिर पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो सीटो है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का पार्ट बना। तो इन दोनों का पार्ट बनने की वजह से पाकिस्तान को जो बांग्लादेश को खोना पड़ा 1971 में, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को बांग्लादेश खोना पड़ा। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और बांग्लादेश अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहा था, तो यूएसए ने तो हमारी मदद नहीं की, लेकिन इंडिया की मदद के लिए रशिया आ गया। इस वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि अब हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन करना पड़ेंगे, हम वेस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान ने फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ
तो पाकिस्तान ने सीटों को ऑफिशियली छोड़ दिया था। तो मज़ीद आप ये जो नोट्स हैं PDF में, आप नोट्स में इस डिटेल को लाजमी पढ़िएगा। अगर डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप नोट्स से इन डिटेल ये चीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़िया एस्टेब्लिश्ड अ कोर्स फॉर पाकिस्तान डैट एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मैनेज अ कॉम्प्लेक्स। ज़िया ने पाकिस्तान को एक फ़ॉरेन पॉलिसी का कोर्स दिया था ताकि पाकिस्तान में ये जो कॉम्प्लेक्स आया हुआ था, मुश्किल आई हुई थी, इसे रिजॉल्व किया जा सके। तो ज़िया साहब से पहले थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। तो इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या थी? इन्होंने जब ज़िया साहब ने पावर संभाली तो इन्होंने अपनी ना फ़ॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लेके आए थे, क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी हमारी इंडिया के साथ और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कहा कि USA हमारी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन इंडिया की मदद के लिए रशिया आ गया था 1971 की जंग में। ठीक है, तो इस वजह से अब हम रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे, हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। तो US के साथ, जब चाइना और रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस है ये इम्प्रूव होंगे, तो फिर US के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं ये कम होना शुरू हो गए, डिमिनिश होना शुरू हो गए, यानी कि डिमिनिश का मतलब है लिटल, लेस। तो रशिया के साथ अगर हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है रिलेशंस में, तो जो फिर रशिया में था कम्युनिज़म, तो कम्युनिज़म की शॉर्ट फॉर्म है, वो जो सॉफ्ट फॉर्म है वो है सोशलिज़म। तो पाकिस्तान में भी सोशलिज़म को प्रमोट किया जाने लगा अगेंस्ट कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म किधर थी? सरमायाकारी निज़ाम का जो गढ़ है वो क्या है? वो यूरोप है, यूरोप है, अमेरिका वेस्ट है। तो जब ज़िया आए तो ज़िया ने कहा कि अब हमें नई फ़ॉरेन पॉलिसी चाहिए, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी ने भी इतना कोई ख़ास काम नहीं किया। पाकिस्तान अभी भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार था। इन्होंने दोबारा से ज़िया साहब ने US के साथ इम्प्रूव करने शुरू कर दिए रिलेशन। ठीक है, तो जब US के साथ फिर से इम्प्रूवमेंट हुई है रिलेशंस की हमारे, तो US फिर इसके अगेंस्ट हमसे कुछ रिसीव भी करेगा। तो US ने पाकिस्तान को कहा कि आप अगेंस्ट हो जो किसके? अफ़गान सोवियत वार के, यानी कि रशिया को अफ़गानिस्तान से निकालने में हमारी मदद करो। तो फिर दोबारा से हम प्रो वेस्ट हो गए। ये ज़िया साहब की पॉलिसी थी। इसके अलावा इस्लामाइजेशन हुई है ज़िया साहब के दौर में। तो नेक्स्ट MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द हिंदू कश माउंटेन्स ऑल पासेस कनेक्ट पाकिस्तान विद। हिंदू कश माउंटेन्स में जितने भी पासेज हैं वो पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ कनेक्ट कराती हैं? द राइट आंसर इज अफ़गानिस्तान। तो हमारे पास जो पहाड़ी सिलसिला होता है ये क्या होता है? ये पहाड़ों की एक मुसलसल कतार को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। तो इन पहाड़ों के दरमियान में दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, या तो वादियाँ होती हैं या दर्रे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सिलसिला कोहे हिंदू कश को, ये किधर करके है। ये पाकिस्तान के ना जो शुमाल में खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है ना, चित्राल, वहाँ से ये शुरू होती हैं और ये आपके सामने ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये हिंदू कश की पहाड़ियाँ हैं। और अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर है हिमालय की पहाड़ियाँ, यहाँ इस जगह पे ऊपर पामीर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये ऊपर, और इस जगह पे कराकरम की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि हिमालय का ये मगरबी हिस्सा हो गया, पामीर का ये मगरबी हिस्सा हो गया, कराकरम का ये मगरबी हिस्सा हो गया। यानी कि इन तीनों पहाड़ियों के मगरिब में अगर देखा जाए तो मगरिब में हमारे पास हिंदूकश की माउंटेन्स आती हैं। और ये जो हिंदूकश की माउंटेन्स हैं इनमें जो बुलंद तरीन चोटी है वो कौन सी है? वो है तरचमीर। वो है किधर? वो भी ज़िला चित्राल में है। ज़िला चित्राल से ही हिंदूकश माउंटेन्स शुरू हो रही हैं और ज़िला चित्राल में ही हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी है तरचमीर। ये इसकी जो बुलंदी है 7708 मीटर इसकी बुलंदी है। ठीक है, और पाकिस्तान में बुलंद तरीन ये 13वें नंबर पे आती है पहाड़ी, और ये तरचमीर की बात कर रहा हूँ मैं। और दुनिया में इस पहाड़ी का जो रैंक है ना लंबाई के ऊंचाई के लिहाज से, तो वो 33वां है। इस पहाड़ी के दो अहम दरिया भी हैं,
दरियाए काबुल और दरियाए हुलमंद। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि दर्रों की। इधर इस पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से दर्रे हैं। दर्रा होता क्या है? ये जो दर्रा है, दर्रा की जमा होते हैं दर्रे। ये दर्रा कहते हैं पहाड़ों में कुदरती तौर पे बना हुआ जो रास्ता होता है ना, उसे कहते हैं दर्रा। तो अब आप तो कहेंगे दर्रे तो वो नहीं होते जो दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कराते हैं और वो जो सड़क जा रही होती है सड़क ही है। एक्चुअली ये पहाड़ों के दरमियान ना कुदरती रास्ता होता है, तो उस रास्ते को कंट्रीज़ तजारत की गर्ज से या दूसरे मुल्क के साथ कनेक्टिविटी की गर्ज से डेवलप कर लेती हैं। वो जो रास्ता होता है उस रास्ते पे बना देती हैं बजरी सीमेंट डाल के वो सड़कें बना लेते हैं, ठीक है, पुल बना लेते हैं, उस रास्ते को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, वो दर्रा ही होता है, उसे दर्रा हम कहेंगे। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो प्रोमिनेंट दर्रे हैं वो 5 हैं। दर्रा ब्रोगल, ये जो पाकिस्तान का ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल है ना, चित्राल को कनेक्ट करता है जो वखान ज़िला, अफ़गानिस्तान के ज़िला वखान के साथ दर्रा ब्रोगल। ठीक है, यहाँ पे ये एक नंबर लिखा भी हुआ है। उसके बाद जो चित्राल को अगर हमने अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शान के साथ कनेक्ट कराना है तो ये कौन सा दर्रा करेगा? दर्रा दोरा। दर्रा दोरा, दो राह यानी दो रास्ते है इसका मतलब। चित्राल को और वखान को कनेक्ट करना है तो दर्रा ब्रोगल, चित्राल को और बदख्शान को कनेक्ट करना है तो दर्रा दोरा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है काबुल टू पेशावर। ये जो पेशावर और काबुल को आपस में कनेक्ट करता है दर्रा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दर्रा खैबर, तीसरा दर्रा। जो चौथा दर्रा है और पांचवा दर्रा है, ये जो है ना दर्रा गोमल, दूसरा दर्रा। ये क्या करता है? दर्रा गोमल डेरा इस्माइल खान को, ये खैबर पख्तूनख्वा में है डेरा इस्माइल खान, और गजनी को आपस में कनेक्ट करता है दर्रा गोमल। और दर्रा जो टोची है ये बन्नू और गजनी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये 5 दर्रे हैं, ये दर्रे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं एक शहर को दूसरे शहर से? तो नहीं। जिस तरह एक मोटरवे हम बनाई जाती है तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट मिसाल के तौर पे जो है वो है इस्लामाबाद, और एंडिंग पॉइंट जो है उसका बकर है मिसाल के तौर पे। तो ये बन गई जी इस्लामाबाद से बकर की तरफ मोटरवे। तो इस मोटरवे डायरेक्ट बनी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो इस्लामाबाद और बकर में है, लेकिन रास्ते में छोटे छोटे रास्ते इसमें से निकलेंगे दूसरे शहरों के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह ये दर्रे का हिसाब है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो इसका शहरों में है, लेकिन रास्ते में दूसरे शहर भी इन दर्रों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दर्रे 5 के 5 बहुत अहम है, और 5 के 5 ही दर्रे अहम है। तरचमीर का सवाल भी पूछा गया है, कोहे हिंदुकश का भी सवाल पूछा गया, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 14, द हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन वेस्टर्न बलोचिस्तान इज़ द राइट आंसर। जो हसनी ट्राइब है ये वेस्टर्न बलोचिस्तान में सेटल्ड हैं। तो वेस्टर्न बलोचिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान का ये जो सूबा बलोचिस्तान है, इसके 2 ज़िले हैं, वाशक और खरान। इन 2 ज़िलों में मोहम्मद हसनी ट्राइब है, क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन के पैरोकार थे, तो इस वजह से इनको मोहम्मद हसनी कहा जाता है, इसीलिए ये मोहम्मद हसनी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कौम है ये ब्राहवी है। ये 3-4 दफ़ा MCQs आ चुका है, PPSC में भी आ चुका है ये MCQs, तो ये भी आपने याद रखना है। तो इस वाशक के ऊपर अगर देखा जाए तो ज़िला हमारे पास चागी है, खरान के देखा जाए ऊपर तो हमारे पास ज़िला नौशकी है, नीचे देखा जाए तो पंजगूर है। ठीक है, चागी जहाँ पे हमने अपने एटमी धमाके किए थे, ये वही ज़िला चागी है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट MCQs, क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना एंड बारी दोआब्स आर कंसिडर्ड। द राइट आंसर इज थिकली पॉपुलेटेड रीजन। अगर आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे गौर करें तो इनमें भी थिकली पॉपुलेटेड रीजन आ रहा है, बस शुरू में क्या आ रहा है जी? वेरी और मोस्ट। अब एग्जामिनर ने ये किस तरह का सवाल दिया, मैंने रिसर्च किया, मुझे इस बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने जो जिस पाकिस्तान अफेयर्स की पास्ट पेपर की किताब से ये लेक्चर रेडी किया है, तो उस किताब में वो JWT की MCQs की किताब है,
तो उसमें थिकली पॉपुलेटेड रीजन को राइट आंसर कहा था, इस वजह से मैंने भी इधर इसे ही टिक किया है। तो बाय द वे अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक हैं। तो बाकी अगर आबादी के लिहाज से रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने काफ़ी की, मुझे इस बारे में कोई क्लियरिटी और क्लियर आंसर नहीं मिला कि थिकली पॉपुलेटेड हैं या फिर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड हैं या वेरी थिकली पॉपुलेटेड हैं। चलें हम इसके बारे में कुछ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। दोआब, दोआब किसे कहते हैं? हमारे पास दो दरिया हैं मिसाल के तौर पे, एक ये दरिया है एक ये दरिया है, और इसके दरिया के दरमियान जो ज़मीन है ना, इसे कहेंगे दोआब। दो दरियाओं के दरमियान के ज़मीन के टुकड़े को हम कहते हैं दोआब। तो पाकिस्तान में जो दोआब हैं, पंजाब में 5 दोआब हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो दोआब है कौन कौन से हैं। दरियाए सिंध है जो हमारा, दरियाए सिंध और दरियाए झेलम, इनके दरमियान हमारे पास सिंध सागर दोआब है, ठीक है। दरियाए सिंध से सिंध और शुरू में आ गया सिंध। याद रखें जब भी हमने कोई भी दोआब है ना, वो जिन दो दरियाओं के दरमियान है ना, उन दो दरियाओं के जो शुरू वाले वर्ड है ना, उनसे मिल के बनेगा दोआब का नाम। जिस तरह ये दरियाए झेलम है जो, ठीक है, और दरियाए चनाब है। दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का जो दोआब है उसका नाम है जैच, जीम चे ये, जीम से झेलम चे से चनाब, या फिर चज, जैच या चज, चे से चनाब और जीम से झेलम दोआब। इसके बाद दरियाए चनाब है और दरियाए रावी है, ये येलो कलर में दरियाए रावी है, इसके दरमियान है रचना दोआब। चे से चनाब और रे से रावी, चनाब और रावी के दरमियान है रचना दोआब। ब्यास और सतलुज के दरमियान कौन सा है हमारे पास दोआब? वो है बिस्त दोआब। बे से ब्यास और सीन ते से सतलुज। और ये जो बारी दोआब है, बारी दोआब है रावी और सतलुज के दरमियान। आप ये देख रहे हैं कि ब्लू कलर में हमारे पास कौन सा दरियाई सिंध है, ऑरेंज में है झेलम, और झेलम किस में जम हो रहा है? जाके चनाब में। तो चनाब में फिर एक और आगे दरिया जम हो रहा है, ये येलो कलर का, ये रावी जम हो रहा है चनाब में। फिर उसके बाद सतलुज में जम हो रहा है जो दरिया, वो है ब्यास, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। बाद में सतलुज और चनाब आपस में जम होते हैं तो एक नया दरिया बनता है, दरियाए पंजनद। ये दरियाए पंजनद फिर इंडस में जम हो जाता है, तो फिर आगे सिर्फ इंडस रिवर ही जाता है। तो दूसरी तरफ आए तो इंडिया में जो मशहूर दो आब है वो है दरियाए गंगा और दरियाए जमुना के दरमियान दो आब है। ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, इसका नाम जियोग्राफिकली अगर साइंटिफिक टर्म में देखा जाए तो फिर भी दो आब है, और इन्होंने इसका नाम भी दुआब ही रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, इन कनेक्शन विद लैंड रिफॉर्म्स द पंजाब टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन, द राइट आंसर इज 1887। पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है, पंजाब किरायादारी एक्ट 1887 में ये पास हुआ था। टेनेंसी कहते हैं किरायादारी को, तो माल के मकान ना अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देता है आर्जी तौर पे कुछ शराइत पर किरायादारों को, तो इस चीज़ को कहते हैं किरायादारी। तो ये आपने याद रखना है। पंजाब की जो टेनेंसी एक्ट है वो 1887 में पास हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 17। एक्सकैविएशन एट मोहनजोदारो हैव रिवील्ड इन अर्थ वेसल्स। जब मोहनजोदारो की जो एक्सकैविएशन की गई, जब खुदाई की गई, तो मिट्टी, अर्थ वेसल्स कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। तो मिट्टी के बर्तनों में साइंसदानों को क्या मिला? मिल्लत ग्रेन्स, मिल्लत कहते हैं बाजरे को, और भी कुछ किस्म की बीजीज हैं जिनको हम मिल्लत ही कहते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है बाजरे को ही मिल्लत ग्रेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो मिल्लत ग्रेन्स मिले थे। ये मोहनजोदाड़ो जो है ये एक ना सिंध की कदीम तहजीब है, जिस तरह पंजाब में हड़प्पा है और बलोचिस्तान में महर सिविलाइजेशन है, ठीक है। इस तरह सिंध की जो कदीम तरीन जो तहजीब है वो है मोहनजोदाड़ो। इससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है उसने 1980 में इसे यूनेस्को की आलमी विरसा भी करार दिया है। यूनेस्को
ठीक है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है 1946 में इसका क़याम अमल में आया था और इसका हेडक्वार्टर है किधर, पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, काला बाग आयरन डिपॉजिट्स आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद एन एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ। द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। कुछ एमसीक्यूज इसकी बुक्स में आपको 309 मिलियन टन मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। पंजाब मिनरल कंपनी जो है, इसकी वेबसाइट से मैंने चेक किया तो पता लगा कि 298 मिलियन टन्स के इधर जो लोहे के, कच्चे लोहे के रिजर्व्स हैं। ठीक है, और ये जो काला बाग है जहाँ पे ये कच्चे लोहे के रिजर्व्स हैं, ये किधर वाक़या है, ये मियाँ वाली, ज़िला मियाँ वाली में वाक़या, पंजाब का ज़िला मियाँ वाली उधर वाक़या है। और इसका एक कस्बा है काला बाग मियाँ वाली का। ठीक है, उधर ये जो कच्चे लोहे के रिजर्व्स मौजूद हैं। ये काला बाग वही इलाका है जहाँ काला बाग डैम का मुजव्ज़ा मकाम भी है। ठीक है, और इधर नमक की कुछ पहाड़ियाँ और सुर्ख पहाड़ियाँ भी हैं, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा ना मशहूर रहता है काला बाग कस्बा। मियाँ वाली का कस्बा है ये, ज़िला मियाँ वाली का कस्बा। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज कॉटन टेक्सटाइल द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। पाकिस्तान में जितनी भी ये इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स है ना, इसमें से कितने फीसद लेबर फोर्स कॉटन इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनमें जो 45% जो लेबर फोर्स है ना, वो कॉटन टेक्सटाइल के साथ मुंसलिक है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं एज ऑफ 2022 कॉटन इंडस्ट्री से ही हो रही हैं। पाकिस्तान की 65% एक्सपोर्ट्स कॉटन इंडस्ट्री से हो रही हैं। ये कॉटन जो है, ये कपास की बात मैं कर रहा हूँ, इससे धागा और रुई बनाई जाती है, फिर इससे मज़ीद आगे कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो एज ऑफ 2020 टॉप 10 जो प्रोड्यूसर्स हैं कपास के, उनमें पहला नंबर आता है चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा है यूएसए का, चौथा ब्राज़ील का और 5वें नंबर पे आता है पाकिस्तान। ठीक है, अब 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। और ये जो डाटा प्रोवाइड हमें 2020 के लिहाज से किया है, ये किया है अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है बराए ख्वाको ज़राअत। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये 16 अक्टूबर 1945 में कायम की गई थी। रोम इटली में इसके दारुल हुकूमत है। तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी आपने याद रखना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द फाइनल एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 20, द इमरजेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड। ग्वादर पोर्ट की जो इमरजेंस है, डेवलपमेंट है, इसने किस चीज़ को प्रमोट किया है। द राइट आंसर इज अर्बन माइग्रेशन। ये अर्बन माइग्रेशन क्या होती है, मैं भी आपको बताता हूँ। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं जब किसी देहात से कोई लोग शहरों में हिजरत करते हैं। अर्बन टू रूरल कहते हैं जब अगर शहरों से गांव में हिजरत कर जाएं लोग काफ़ी। रूरल टू रूरल कहते हैं अगर लोग एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में हिजरत कर जाएं। तो अर्बन टू अर्बन क्या होगा, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में हिजरत करना। क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के जो ज़िला ग्वादर है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट की ना डेवलपमेंट हो रही है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो लोग बहुत से शहरों से ग्वादर की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये जो ग्वादर बंदरगाह है ना हमारे पास, जी, जिसकी चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान ने 5.5 अरब रुपये में, 5.5 अरब रुपये में, यानी कि 5.5 बिलियन रुपीज़ में पाकिस्तान ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? ओमान से। ये भी एमसीक्यू आ जाता है। तो गाइस, ये 20वां एमसीक्यूज था। आगे आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये फुली लेक्चर को वॉच किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे जो व्हाट्सएप के
ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और इन केस अगर ग्रुप्स फुल हों तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइज़ अगर आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर आपके जितने भी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे फर्दर एमसीक्यूज़ इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। एंड गाइज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।